अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के अंदर हम मुख्तलिफ शहर फैसलाबाद के मसाइल और डिवीज़न फैसलाबाद के मसाइल उजागर करते हैं, लेकिन मकसद होता है उन मसाइल का तदारक, उन मसाइल का हल, और हर मुस्बत हल के लिए हम अपनी कोशिश जो है वो जारी रखते हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो कुछ न्यूज़ नाइट के अंदर ही हमने एक मुख्तलिफ फोरम के तौर पर हमने एक स्टाइल दिया, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो हमने न्यूज़ नाइट के अंदर एक 1-to-1 इंटरव्यू शुरू किए थे, लेकिन अब हम क्योंकि इलेक्शंस और माहौल बड़ा आने वाले दिनों में सियासी दर्जा रहता है, वैसे अरूज पर रहता है, लेकिन थोड़ा जैसे जैसे माहौल सख्त होता जा रहा है सियासी और मुआशी तौर पर, तो उस हवाले से हमने एक सोचा कि एक तालिब इल्म जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, जो किसी भी मुआशरे का मुस्तकबिल है, उनको जमा किया जाए। एक आगाज़ है इस प्रोग्राम का पहला। सबसे पहले मैं सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने आज हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, अपने स्टूडेंट्स मुहैया किए, अपने उस्ताद मुहैया किए, और इनके साथ ही बिल्कुल हमने गेस्ट अरेंज किए हैं जो सवाल और जवाब जो होंगे, इनके सवाल उनके जवाब देंगे। और एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, मैं तालिब इल्मों को उनकी हाज़िरी को फ़ायदा उठाते हुए एक चीज़ कहूँगा कि ये तालिब इल्म हैं, ये आम शहरी जो सड़क पे ऊपर चलता हुआ रेडीबान है, राहगीर है, उससे मुख्तलिफ हैं। इनका सवाल भी मुख्तलिफ होना चाहिए। मैं सब तालिब इल्मों से एक दरख्वास्त करूँगा, उस्ताद मौजूद हैं, उनका तो मैं गुस्ताखी नहीं करूँगा, उनसे ये कह सकूँ, लेकिन तालिब इल्मों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके सवाल ऐसे होने चाहिए कि ये बैठे गेस्ट को मालूम हो और उनको अंदाज़ा हो कि ये तालिब इल्म है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, और ये कोई ऐसा राह चलता सवाल नहीं करेंगे जो आजकल हम माहौल देख रहे हैं। हमारा मकसद है इस मुआशरे की मुस्बत अंदाज के अंदर तरवीज। और सबसे पहले मैं तारुफ़ करवा दूँ मेरे साथ कौन कौन से गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, और यहाँ से हम चले, और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा यूसुफ भाई का जिन्होंने हमें आज प्लेटफॉर्म मुहैया किया। राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, ये एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के, और कॉमर्स के ऊपर, यानी कि इकोनॉमिस्ट हैं, और इनके अदाद शुमार, और ये वो शख्स हैं, मैं प्रोग्राम के अंदर शख्सियत भी बोली है जो कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, जो अपने ऊपर अगर गलती हो तो मानते भी हैं और चीज़ों को बड़ा क्लियर कट लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया एहसान भाई आपका। जफ़र डोगर साहब मौजूद हैं, बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के सदर फैसलाबाद प्रेस क्लब भी रह चुके हैं, सिटी 41 के हेड भी हैं, और जब भी इनसे तज़िया लेना हो तो न्यूट्रल और ऐसा तज़िया करते हैं जहाँ किसी भी पार्टी को आगाही होती है कि उन्होंने बेहतरी क्या करनी है। मोहतरमा नूरुन्निसा मलिक साहिबा मौजूद हैं जो कि साबिक MP हैं, और इनका भी अगर देखें तो ये उन मेम्बरान असम्बली में से नहीं है जो एक तो पार्टियाँ बदल देते हैं या सिर्फ फ़ायदे उठाते हैं, और इन्होंने सियासत की है तो बड़ी साफ़ सुथरी और ख़वातीन की नुमाइंदगी का हक़ जो है वो अदा किया बड़े। तो मैं तालिब इल्मों की तरफ चलूँगा। ये माइक इनका है, एक माइक इधर हमारे पास मौजूद है। मैं चाहूँगा यहाँ से अब ये क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, यहाँ से सवाल होंगे तो यहाँ से जवाब होंगे, इकॉनमी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, सहाफ़त के ऊपर, और इसके साथ सियासत के अंदर हमारे पास ख़वातीन के तौर पे जो लेडीज़ हैं वो हमारे पास तालिबात हैं, वो सवाल कर सकती हैं कि आज के माहौल के मुताबिक, आज के मुआशी सूरत हाल के मुताबिक जो सवाल ये करना चाहें। आप में से जो हाथ खड़ा करेगा मैं उससे माइक ले जाऊँगा ताकि वो सवाल करें और फिर इधर से जवाब आए। जी, इधर से कोई भी आप में से सवाल करना चाहे चलें। यहाँ हमारे पास आपने पहले ये माइक ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलीमा असलम। थोड़ा ऊंचा बोलें। हलीमा असलम। हलीमा असलम। अच्छा, हलीमा असलम, आप क्या सवाल करेंगे और किससे करना चाहेंगे? मैं एजुकेशन से रिलेटेड करना चाहूँगी, मतलब फॉर खड़ी हो जाएंगी ताकि गेस्ट को मालूम हो कि आप क्वेश्चन कह रही हैं। मतलब मैं एजुकेशन के लिहाज से क्वेश्चन करना चाहूँगी कि बहुत से स्टूडेंट्स भी अब जो है वो अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं ड्यू टू एजुकेशन, मतलब लेक ऑफ एजुकेशन। तो जो है क्या हमें भी फिर ऐसा करना चाहिए कि एजुकेशन तो यहाँ पे इतना सब सियासत में अपनी अपनी सियासत में लिखे हैं, सियासी मामलात में, तो क्या हमें भी फिर अब्रॉड शिफ्ट हो जाने चाहिए? चलिए, मैं आपको सवाल वैसे सुन मैं आप तक पहुंचा देता हूं क्योंकि आवाज़ नहीं आई, क्योंकि ज़रा हमारी बेटी ने बड़ा आहिस्ता बोला है। यूसुफ भाई, क्वेश्चन ये है, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा एहसान भाई से भी लिंक होता है कि माहौल ऐसा है कि तालिब इल्म बड़ी तादाद में बाहर शफल हो रहे हैं। अब अभी हालिया दौरा करके पाकिस्तान में बड़ी तादाद, ये बड़ा अजूबा है कि फैसलाबाद में ज़्यादा तादाद अब बढ़ती जा रही है, जहाँ सबसे कम तादाद थी ये जो भी वीज़ा लगा के हमारे प्रोसेस करवा के देते थे, और बड़ी तादाद में बच्चे गए हैं। तो प्यार वो बच्चा बेटी पूछी कि हमारा मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, या हमें भी अब बाहर जाके पढ़ने के लिए जाना चाहिए, वहीं नौकरी ढूंढनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं सिटी 41 का शुक्रगुज़ार हूँ कि बड़े अच्छे टॉपिक्स पे आज हम सबको इकट्ठा किया। अब हमारी स्टूडेंट का सवाल जो है, पाकिस्तान में स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल क्या है, क्यों बाहर चले जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में तालीम के साथ हमेशा से एक बहुत बड़ी ज़्यादती की गई।
कुछ इस तरह कि पाकिस्तान में इस वक्त इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक भी तकरीबन 2.25 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में दाखिला ही नहीं ले रहे, और इसमें टॉप पे हमारा सूबा बलूचिस्तान है। यानी कि सूबा बलूचिस्तान में छोटे बच्चे जिनकी एज स्कूल जाने की होती है, उनमें से 60% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में दाखिला ही नहीं ले पाते। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अनपढ़ नौजवानों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान छोटे बच्चों के स्कूलों में दाखिला ना लेने वाले बच्चों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पे है, इससे ऊपर नाइजीरिया है। फिर आगे चलें तो तालीम के हालात पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जब भी कोई नई हुकूमत आई वो तजर्बे करती है। आप किसी भी हुकूमत की जो एजुकेशन पॉलिसी उठा के देख लें, हर हुकूमत की आपको पिछली हुकूमत से डिफरेंट मिलेगी। हालांकि एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं इनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये इन द लॉन्ग रन इनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आनी चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन पॉलिसीज़ में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आती हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे बच्चों को जो सिलेबस पढ़ाए जाते हैं वो आउटडेटेड हैं, पुराने हैं, वो 20-20 साल पुराने हैं। यानी कि वो सिलेबस जो बच्चा यहाँ पढ़ता है और पढ़ने के बाद बाहर जाता है तो उसको समझ ही नहीं आती उसके साथ हुआ क्या है, तो उसको वहाँ जाके वो कोर्सेज़, बेसिक फाउंडेशन कोर्स दोबारा पढ़ने पड़ते हैं। चलें, बच्चे ने यहाँ पढ़ भी लिए, वो कोर्सेज़ भी कर लिए, तकरीबन अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी मुकम्मल कर ली, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा अलमिया हमारे यहाँ बेरोज़गारी का है। जो है बच्चों को उनकी एजुकेशन के मुताबिक रोज़गार ही नहीं मिलता, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, मिले तो उनकी एजुकेशन से बहुत निचले दर्जे का रोज़गार मिलता है। तो अल्टीमेटली क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है? इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि हमारे बच्चे चाहते हैं कि फिर हम मुल्क से बाहर चले जाएं। मैं रिसेंटली आगे चलूँगा, एक सब फिगर बस बोलना चाहूँगा। मैं रिसेंटली अमेरिका से होके आया, वहाँ एक एवरेज स्टूडेंट अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद 1 साल जब अमेरिका में काम करता है तो मोर देन $70,000 अर्निंग है उसकी। हमारे यहाँ अमेरिकन डॉलर्स में लें तो $2,000 भी नहीं है। तो ये कितना बड़ा गैप है, जिसकी वजह से बच्चे ये ज़रूर चाहते हैं, हमारी यूथ, यंग जनरेशन, कि हमने पढ़ा इतने साल तो इसके बाद बाहर जाके 2-4 साल लगाएं और वहाँ अर्निंग करें और वहीं पे सेटल हो जाएं। ये हमारे स्टूडेंट का अगर मैं बड़ा शॉर्टली लूँ तो हमारे स्टूडेंट्स की भी ये गलती ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ कमाई के पीछे जा रहे हैं, कुछ नया जो एंटरप्रेन्योरशिप टोटल वैनिश ऑफ, क्रिएटिविटी, इनोवेशन की तरफ नहीं जा रहे। मैं डॉक्टर साहब ने माइक पकड़ा, मैं एहसान भाई से ले लूँ, अगर काउंटर कुछ कहना चाह रहे सर। यूसुफ साहब बहुत खूबसूरत इन्होंने बातें की। ये जो ब्रेन ड्रेन हम जिसे कहते हैं, इस पे मेरा एक मौक़िफ़ है, इस पे ऑब्ज़र्वेशन हमारी जो इट्स माय कैलकुलेशंस कि फ्रैंकली मैं पता नहीं क्यों इसे कोई इतना बुरा नहीं समझता, ये बड़ा मुख्तलिफ शायद आपको लगे। एक ऐसा मुल्क जिसमें इतनी ज़्यादा वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, उस तरफ कोई आ नहीं रहा। एक सीट के लिए हज़ारों जॉब्स, हज़ारों एप्लीकेशंस आ जाती हैं। ऐसे में तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि अगर आपका नौजवान बाहर जाता है, वहाँ जाके पढ़ता है, वहाँ जॉब्स करता है, कमाई करता है, आपके लिए ज़र मुबादला भेजता है पाकिस्तान में, जब इतनी ज़्यादा आबादी होगी जिस मुल्क की, वो पूरी दुनिया, अल्लाह की दुनिया, जहाँ से आपको रिस्क मिले आप ले लें। ये एक डिफरेंट अंदाज़ है सोचने का, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज ही नहीं है। आप इतनी आबादी, या तो आबादी को रोकें, उस तरफ तो कोई ऐसी प्लानिंग ना हुकूमतों की है, ना ही समाज की अपनी प्लानिंग कोई उनके ज़हन में है। अगर आपने इसी तरह बेतहाशा आबादी में इजाफ़ा करते जाना है और फिर उसके बाद अगर नौजवानों के लिए जॉब्स यहाँ नहीं हैं, ज़ाहिर इतनी हो ही नहीं सकती, तो वो अगर बाहर जाके चले गए तो हमारा सारा ब्रेन नहीं चला गया, हमारे करोड़ों ब्रेन्स पीछे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उनकी बारी आ जाएगी। वालेकुम अस्सलाम, हैदर खालिद। हैदर, आप किससे क्वेश्चन करना चाहोगे? मेरा वैसे क्वेश्चन है कि हमारी जो भी सियासत में कुछ भी होता है उसका ज़्यादातर इफ़ेक्ट हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उन पे क्यों होते हैं कि जब भी कोई मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, बाज़ार नहीं बंद होते, यहाँ कोई लोगों के कारोबार नहीं बंद होते, लेकिन स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ ये बंद कर दी जाती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हैदर का। मेरे ख्याल में एहसान भाई के हाथ में माइक है, गवर्नमेंट भी उनकी है, माइक भी उनके हाथ में है, वो कर लें, फिर मैडम नूरसा मलिक साहिबा, मैं उनकी तरफ भी माइक बढ़ा देता हूँ ताकि ये दोनों आंसर सियासतदानों से उबलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बदकिस्मती होती है कि जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी डिटीरियोरेट कर जाती है तो क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स का सबसे बड़ा असासा होते हैं, बल्कि मुल्क का असासा होते हैं, तो ये कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है इतनी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो तो वो फिर
उन्हीं की सेफ्टी के लिए जो है वो स्कूल्स को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि एक जो सुबह की ट्रैफिक होती है, फिर दोपहर की ट्रैफिक होती है, वो ज़्यादातर स्कूल के बच्चों की, कॉलेज गोइंग बच्चों की होती है। तो ये एक सेफ्टी फ़ीचर होता है। असूली तौर पे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी बदतर होनी ही नहीं चाहिए कि आपको ये नौबत आए कि आपको दुकानें बंद करनी पड़ें और एक आम आदमी की ज़िंदगी में खलल पैदा हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जिस तरह का ट्रेंड शुरू हुआ है पाकिस्तान में सियासत का, हमारे सियासतदान चाहते हैं कि वो उस जगह पे एहतजाज ना करें, या उस जगह के ऊपर जिस तरह एक डेडिकेटेड स्पेसेस होती हैं एहतजाज करने की कि आप किसी पार्क में जाके एहतजाज करें, वो वाला ट्रेंड नहीं है। हम चाहते हैं हमारे सियासतदान, और मैं क्योंकि ये एक यानी कि कह लें स्टूडेंट और जो है वो एक जो कह लें स्पेशलिस्ट हैं उनका इंटरेक्शन है, तो मैं सियासी पहलू बहुत ज़्यादा पे नहीं जाऊंगा, मैं ओवरऑल बात करूंगा। तो अगर ये सियासतदान अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और उन डेडिकेटेड जगहों पे अपना एहतजाज करें, तो फिर ये नौबत ही ना आए। क्योंकि हमें शौक़ है कि हमने सड़कें बंद करनी हैं, हमने चौक बंद करने हैं, हमने चौकों पे टायर जलाने हैं, ताकि महसूस हो कि हमारी पावर क्या है, हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये ख़तरनाक ट्रेंड है, ये इस तरह इससे इंतशार फैलता है, और ये एक दूसरे को देख के एक मुकाबला शुरू हो जाता है सियासी पार्टियों में कि अगर उन्होंने एक सियासी जमात ने जो है वो चौक, चंद लोग होते हैं, ये 40-50 लोग जो हैं वो चौक बंद कर देते हैं, वहाँ आग लगा देते हैं, और फिर जब पुलिस अपनी कार्रवाई करती है उन लोगों के ख़िलाफ़, तो फिर और उनके ऊपर अगर खुदा ना खास्ता कोई वो सख्ती करती है, तो फिर हम विक्टिमाइजेशन का कार्ड उठा लेते हैं कि देखो पुलिस ने कितना हमारे पे जुल्म कर दिया, या पुलिस ने हमारे बंदे गिरफ़्तार कर लिए या ख़वातीन गिरफ़्तार कर ली। बात ये है, असूली तौर पे महज़ब माशरों में जब आप एहतजाज करते हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड जगह होती है। तो ये इसका मुख्तसर जवाब। मोहतरमा की तरफ बढ़ूँगा ताकि वो इसका आंसर जी, बहुत शुक्रिया। मैं सिटी 41 की मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज हमें अपने यूथ के साथ, अपने नौजवानों के साथ इंटरेक्शन का मौका दिया और हमें पता चल सके कि हमारी यूथ के क्या रिजर्वेशंस हैं। और जहाँ तक बच्चे के सवाल का तल्लुक़ है कि सबसे पहला जो भी मुल्क के हालात हों, सबसे पहला इफ़ेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे पड़ता है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो सबसे ज़्यादा आपने देखा है कि पिछले कुछ अरसे से जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी रही हैं, उसमें स्टूडेंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जलसे जुलूसों में और धरनों में स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आया जाए। तो ये सॉफ्ट टारगेट है, उस पर ही पॉलिटिकल पार्टीज़, मखसूस पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना काम कर रही हैं, जिसका मैं भी कंडेम करती हूँ। और मेरा ख्याल है हर फोरम पे कंडेम करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं यहाँ कथा कलामी माफ़ी चाहूँगा, जफ़र डोक साहब मौजूद हैं, क्योंकि अगर देखें तो यूसुफ भाई इससे पहले स्टूडेंट यूनियंस हुआ करती थी, उनका मकसद था तालिब इल्मों की फ़लाह, वो MSF हो, वो ISF हो, PSF हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका इस्तेमाल बड़ा नेगेटिव हुआ। आप अमेरिका से अगर होके आए हैं, डोका साहब का एक्सपीरियंस है, मोहतरमा का एक्सपीरियंस भी है, एहसान भाई का भी है। हम बरतानिया, अमेरिका देखें तो वहाँ यूनियंस अभी भी मौजूद हैं, बल्कि वो यूनियंस पूरे यूनिवर्सिटीज़ को, पूरे ग्रुप्स को, पूरे बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर एक पावर रखते हैं। जब पॉलिसी साजी होती है तो उनको बैठाया जाता है कानून साजी के अंदर। डॉक्टर साहब, एम आई राइट? जी बिल्कुल मौजूद हैं। आज भी मतलब हमारी फार्मर प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी वहाँ की ऑक्सफोर्ड की रही प्रेसिडेंट यूनियन की। अब भी पाकिस्तानी जो हैं वहाँ उनको ओहदे भी मिलते हैं, कामयाब होते हैं। फैसलाबाद के नौजवान भी। अच्छा, ये दोनों तरफ से हुआ है। मैं तो स्टूडेंट्स यूनियन पे बैन के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि एक अरसे से अब जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे पता है तालीमी अदारों में जो होता है इतना ज़्यादा छोटी छोटी बातों, अभी जो ग़ुलामी की बात की जाती है तो ग़ुलामी तो हमारे तालीमी अदारों में ही सिखा दी जाती है। आप इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, एक साइन करवाने के लिए इतने चक्कर लगवाए जाते हैं, फ़लाँ जगह जाएँ, फ़लाँ जगह जाएँ। कुछ भाई वो काम जो एक आपका ऑफिस बॉय करके दे सकता है पूरी क्लास को, आप पूरी क्लास के चक्कर मुख्तलिफ़ जगह पूरी यूनिवर्सिटी के लगवाते हैं। तो ये आप जहनों में उनके बच्चों को, जिन्होंने आगे जाके मुल्क को संभालना होता है क़यादत उसकी, तो उनके जहन तो वहीं आप उनको बड़ा सप्रेस कर देते हैं। फिर वो उसके लिए तो एक इसमें और यूनियंस का अभी नाम मैं अब यूनिवर्सिटियों से वास्ता पड़ा है, बच्चे पढ़ते हैं, तो मुझे महसूस होता है कि स्टूडेंट्स यूनियंस होनी चाहिए और बहाल होनी चाहिए, ताकि वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट रोल अदा करती है, बच्चों के हकूक़ को दबाती है स्टूडेंट्स को, उसका एक ही हल होता है कि वहाँ स्टूडेंट्स यूनियन हो। फिर किसी को ज़रूरत नहीं होगी
कि वो उनके साथ इस तरह का सलूक कर सके। क्वेश्चन ले लें। उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो वायलेंट ना हो, अच्छे तरीके से अपना पैगाम पहुंचाएं और अपना स्टूडेंट्स की सही मानों में खिदमत करने के लिए किरदार अदा करें। मैं भी यूनियंस के हक में हूँ, लेकिन यूनियंस जो होती हैं वो उनको एक मकसद ये नहीं होना चाहिए कि ये पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, पीएमएलएन है। अगर ये करेंगे तो फिर तो यहाँ पढ़ाई कम, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। यूनियंस हों, उसमें वो कम्युनिज्म पढ़ें, डेमोक्रेसी पढ़ें, राइटिस्ट पॉलिटिक्स पढ़ें, सेंटर पढ़ें, लेफ्टिस्ट पढ़ें, और उन बुनियादों पे यूनियंस बनी हो, उनकी आप जो हैं रूल्स रेगुलेशंस हों कि उन्होंने अपनी, ताकि जो सियासत में भी जो लोग आएँ वो किसी कॉन्सेप्ट के साथ आएँ, बजाय के जो हवाई नैरेटिव्स आजकल हमारे, तो देखें ट्रेंड ही नहीं है डिबेट का। अमेरिका की अगर आप प्रेसिडेंशियल डिबेट देख लें तो उसके अंदर आपकी एक एक पॉलिसी पे जो है मुकालमा होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। कोई ये इस तरह की बात नहीं कर सकता कि हम 200 अरब वहाँ से लेके आएंगे और 100 अरब इधर मारेंगे और 100 अरब इधर मारेंगे और वो आधी कौम बिलीव कर ले कि ये 200 अरब आएगा और हमारे मुल्क के सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, या ओवरसीज़ हमें 15 अरब डॉलर भेजेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हवाई बातें हैं। तो अगर यूनियंस भी हों तो वो टेक्निकल होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो उससे सीखें और फिर वो इस काबिल हों कि वो आगे भी सिखाएं। मैं मेरा अब गेस्ट की तरफ बढ़ूंगा। अच्छा, आप हमारे सारे जो हैं शुरा हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे पास जर्नलिस्ट और इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमी के हवाले से क्योंकि बीबीए के मुझे पहले मालूम हुआ था कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं दोनों तरफ। आप इकोनॉमी के मतलब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर है। अगर आपके जहन में कोई है क्या फ्यूचर है तो एहसान भाई मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं, क्योंकि कुछ दोस्त अभी ज्वाइन किए कुछ लोगों ने। ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं कॉमर्स के ऊपर। और एक क्वेश्चन आपसे मैं पहले, एक हमारे पास आया, इन्होंने पहले हाथ खड़ा किया था, मैं इनसे क्वेश्चन ले लूँ ज़रा। नाम आपका? शाहजेब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, बेसिकली मुल्क आज जिन हालात में खड़ा है वो इसलिए खड़ा है क्योंकि एज़ पर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अदारों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म नहीं की। उसके बाद अदारों ने उन चीज़ों को संजीदगी से नोटिस करना शुरू किया क्योंकि उनके समरात हमें हमारे मुल्क में दिखने शुरू हो गए। जैसे कि एक अदारे ने कहा अब हम न्यूट्रल हैं। लेकिन सर जो एक मेन हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जो आपकी सोर्स है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको मेन स्ट्रीम से मिल रही है वही हम स्टूडेंट्स को भी मिल रही है। तो ये जर्नलिज़म के जो ग्रुप्स बन गए हैं, जो अपने तौर पे अपने छोटे छोटे चैनल्स बना के बैठ गए हैं और बच्चों को स्पून फीडिंग करना शुरू हो गए, इनका क्या तरीक़ाकार है? शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये से हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, बल्कि आपको मेरा इस पर नज़रिया एक है कि यहाँ सहाफ़ी कुछ पीटीआई के हैं, कुछ नून लीग के, कुछ पीपल्स पार्टी के, कौम ये बड़ा चीज़ है। इन्फॉर्मेशन किससे ले? फिर देखिए, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है और इस बात में कोई शक ही नहीं है कि अदारों ने अपनी अपनी हदूद से तजावज़ किया। और बदकिस्मती की बात है कि यहाँ जमहूरियत जो आवाम की हुक्मरानी का दूसरा नाम है और उसके बगैर तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। बल्कि अरुंधति राय जो इंडिया की एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल थी, डेथ हो गई उनकी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक आर्टिकल उनका मैंने पढ़ा तो उन्होंने लिखा, उसका टाइटल ये था कि इज़ देयर एनी लाइफ आफ्टर डेमोक्रेसी, कि उसके बगैर कोई ज़िंदगी है। कि एक डेमो बेसिकली लेटिन का लफ्ज़ है, लेटिन ज़ुबान से आया है उसमें। तो डेमोक्रेसी मीन अवाम की हुक्मरानी। तो अवाम को हक़ है कि अपने नुमाइंदे चुने, ये हक़ उनको नहीं दिया गया, ये सलब किया जाता रहा है बार बार। ये बहुत दुख की बात है। यहीं से सारे मसाइल ने जन्म लिया। और फिर जब हकीकी मानों में अवाम की हुक्मरानी नहीं होगी, अवाम अपने नुमाइंदे चुनने में आज़ाद नहीं होंगे, तो वो जो हमारा एक कलेक्टिव विजडम के नतीजे में जो गवर्नमेंट्स बनती हैं वो उस लेवल की भी नहीं होती। कंट्रोल कभी 25 साल में कंट्रोल मतलब बल्कि 35 साल के लगभग शायद वो बराह रास्त रहे हैं और बाकी बिलवास्ता रहे हैं। तो बहुत ये खौफनाक किस्म का ये अदादोशुमार है। तो बाद में इल्ज़ाम सारा जमहूरियतों पे आ जाता है कि जमहूरियतों ने डिलीवर नहीं किया। तो इख्तिसार, चूँकि वक्त की किल्लत है, ये मेरा पसंदीदा मौजू है, इस पर घंटों बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बदकिस्मती से आज फिर ये हालत है कि आज जब वो कहते हैं कि हम गैर जानबदार हो गए हैं,
तो लेकिन जिन लोगों को फिर उन्होंने प्रमोट करते हैं वो पता नहीं उनके हुस्न इंतखाब को दाद देना पड़ती है कि वो पता नहीं क्या लोग किस किस्म के सामने लाते हैं कि वो मिसगाइडेड मिज़ाइल की तरफ आज उनका रुख उधर ही हो गया सारा, और वो सारे उन्हीं के अपने ही पैदा करदा मखलूक के बोझ तले दब रहे हैं और वो ख़त्म हो रहे हैं। अब जर्नलिस्टों की बात, मैं उस जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट नहीं मानता जो किसी पार्टी का तर्जमान है। मेरा भी एक सियासी नज़रिया हो सकता है, मेरी एक सियासी राय हो सकती है, मुझे कोई पसंद हो सकता है, लेकिन मेरी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्टिविटी मस्ट होनी चाहिए। एनालिसिस में आपका राइट है कि आप किसी को टेक्निकल बुनियादों पर, फैक्ट्स की बुनियाद पर किसी को बेहतर और किसी को गलत कह सकते हैं, लेकिन अगर आप जानबदार हो गए हैं तो आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, आप उस पार्टी के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। जर्नलिज़म की तौहीन ना करें। जर्नलिज़म एक मुक़द्दस पेशा है और जर्नलिस्ट वही है जो पूरी दयानतदारी के साथ हक़ाइक़ का तज्ज़िया करता है, राय अम्मा को एनालाइज़ करता है, फैक्ट्स को एनालाइज़ करता है और मुस्तक़बिल के सिलसिले में आवाम की रहनुमाई करता है। बहुत शुक्रिया। मैं अब चाहूँगा एक क्वेश्चन तो उधर हैंड रेज है ऑलरेडी, इधर से कोई जो हमारे पास फीमेल एक्स MPA मौजूद हैं, मतलब आप लोगों में से कोई भी जो ख़ासतौर पर ख़वातीन में मौजूद हैं, ये पूछ रहे थे कि एक आजकल लड़कियों के लिए जहाँ सब जमातों से आप लोग वाबस्ता हैं, तो एक MPA बनना या मेंबर असम्बली या कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनना कितना आसान है, या कौन सी चीज़ें अपनानी चाहिए? क्योंकि प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ हमें बाद में शुक्र ने ज्वाइन किया, तो एक चीज़ बारहा मैं बात पहले बता चुका, ये तमाम लोग ऐसे जमा किए हैं जो अपनी ही जमात के गलती भी मान सकते हैं लेकिन कभी भी गलत को सही नहीं कहते। मैं इसलिए बड़ा चुन के जो गेस्ट हैं वो अरेंज किए हैं, तो अब दोनों क्वेश्चन मैं इकट्ठे ले लूँगा, फिर आंसर कर देंगे। पहले जैसे हाथ खड़ा हुआ है तो इनसे अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? माय नेम इज़ मोहम्मद मुनीब शाहिद, आई एम स्टूडेंट ऑफ जी इकोनॉमिक्स से सर। सर अभी बिफोर 7 to 8 ईयर्स हमारा जो मुल्क पाकिस्तान था वो तरक्की कर रहा था कुछ ना कुछ, लेकिन आफ्टर ये भी 7 to 8 ईयर्स में वो बिल्कुल ही पीछे रह गया। क्या हम इसको कोविड की रीज़न दे सकते हैं, या हमारे जो पॉलिसीज़ थी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, इमरान खान ने अभी जो नवाज शरीफ अपना शहबाज शरीफ साहब हैं, या उनकी कुछ पॉलिसीज़ ही ऐसी हैं जिसकी वजह से नहीं है, क्योंकि इंडिया भी हमारे साथ था। इंडिया ने तो अब 5 to 6 ममालिक में इंडिया अपनी करेंसी के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो करेंसी है वो दिन ब दिन लो होती जा रही है। उसकी रीज़न क्या हो सकती है? ये एहसान भाई से क्वेश्चन आ गया कि ख़ासतौर पे आलमी रिसेशन के असरात हमारे ऊपर हैं, या हम कहाँ खड़े हैं, और 8 से 9 साल पहले हम बहुत बेहतर थे, लेकिन ये कहते बेटी को क्वेश्चन है, फिर मैं कहा वापस आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समरोज़ इमरान, और माय क्वेश्चन इज़ कि हमें कहा जाता है कि कम्युनिटी जितनी भी है लोगों की, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाता है, ठीक है, पर लेकिन आजकल हमारी नज़रों के सामने है कि जो लोग बोल रहे हैं इवन वो कुछ कर भी नहीं रहे। चलें वो मान लें कि जो ये बाहर निकले हुए लोग, उनमें कुछ लोग कर रहे हैं तोड़ फोड़ वगैरह, ठीक है, दंगा फसाद कर रहे हैं, पर लेकिन जो लोग नहीं कर रहे उन्हें भी उठाकर, सिर्फ उनकी बोलने की वजह से उन्हें उठाकर जो है वो जेल में बंद किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? तो फिर अगर ऐसा है तो फिर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ दिया जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब से इसका आंसर होगा, लेकिन पहले एहसान भाई की तरफ जरूर। लेकिन एक चीज़ सर मैं माज़ा आपकी हाज़िरी का फ़ायदा उठाते हुए कह दूँ कि वो 200 से हम भी तब कहते रहे 2020-21 में कि उस बिल को मत पास कीजिए, उसके हक़ में प्रोग्राम मत कीजिए, कि जो भी इनके ख़िलाफ़ बोलेगा वो मुजरिम ठहरेगा। तो आज वो खुद मुजरिम ठहरे हैं, हम अभी भी वहीं खड़े हैं कि ऐसे बिल जो आपने क्वेश्चन किया उनको फेवर किसी को भी नहीं करना चाहिए, कि जो भी इनको बोले सिर्फ बोलना, क्योंकि गुनाह नहीं है, ना तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन जिन्होंने साइन किया वो ज़रदारी साहब की बात ठीक थी फिर, कि कल कोई आप भी फंस जाएंगे इस भंवर में, और फंस तो गए हैं। एहसान भाई आपकी तरफ पहले एक क्वेश्चन फिर दूसरा। देखिए, जो आपने करेंसी की बात की ना कि हमारी करेंसी क्यों वीक हो रही है, तो हमारी करेंसी जो है पिछले 7-8 सालों में वीक नहीं हुई। अगर आप 1990 से लेके अब तक देख लें या उससे पहले देख लें, तो ऐसा भी टाइम था कि डॉलर 3-4 रुपए का था और आज डॉलर जो है वो 300 रुपए का है। तो उसकी मेन वजह जो है करेंसी डिप्रीशिएट करने की ये है कि हम जितने डॉलर हम कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम खर्च कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारी इम्पोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट से कहीं गुना ज़्यादा हैं, तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा हैं। तो जब तक ये इम्बैलेंस रहेगा
इसके अंदर आप रिमिटेंसेस को भी डाल दें, जो बैरूनी मुल्क में जो पाकिस्तानी मुकीम हैं जो पैसे भेजते हैं, हमारा नेट करंट अकाउंट डेफिसिट है। इसका मतलब है सारा कुछ करने के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, आपकी सर्विसेज, आपकी रिमिटेंसेस, हमें फिर भी डॉलर टर्म्स में कर्जा लेना पड़ता है हर साल। तो जब तक हम डॉलर का कर्जा लेते रहेंगे ये करेंसी आपको डिप्रीशिएट होती नज़र आती रहेगी। मैं आगे की भी बात कर रहा हूँ। जब ये ट्रेंड चेंज होगा, जब आपकी डॉलर में कमाई बढ़ जाएगी और आपके डॉलर में अखराजात कम हो जाएंगे, तो आपकी करेंसी मजबूत होना शुरू हो जाएगी। ये तो आपका वो जवाब आ गया। जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, मुख्तसरन मैं इसका अगर जवाब दूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें आइन देता है, होनी चाहिए है, लेकिन ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जहाँ लाइबल लॉज आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए, आपके इस्तेहकाक को कोई मजरू करे, तो आपको उसका जो है वो कोई आपको इंसाफ नहीं मिलता। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ होती है जहाँ आपकी जुडिशरी जो है वो सही काम करी है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ आप चोर हैं और मैं बरमदार रोज़ कहूँ आप चोर हैं, आप चोर हैं, फिर मैं कहूँ आप मीर जाफ़र हैं, फिर मैं कहूँ कि आपने आलमी साजिश की है, और मैं ये सब कुछ कहता रहूँ और मुझे कोई पूछने वाला ना हो, तो ये आप लंदन में नहीं कह सकते। अगर मैं लंदन में कहूँगा कि आपने आलमी साजिश की है और वो मुझे कोर्ट में ले जाएगा और कोर्ट जो है वो हफ्तों के अंदर फैसला करेगा कि सबूत दो कि तुमने आलमी साजिश दी, और मैं अगर सबूत नहीं देता तो मुझे वहाँ जेल हो जाएगी या बहुत बड़ा फ़ाइन हो जाएगा, डेफेमेशन। लेकिन यहाँ क्योंकि वो मौजूद नहीं है तो खुली आज़ादी है। मैं आपको कहूँ आप चोर हैं, आप चोर हैं, आप डकैत हैं, आपने आलमी साजिश की है, आपने ये कर दिया है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो जहाँ अदालतें अपना काम कर रहे हों और आपकी दूसरे लोगों के हकूक़ मजरू ना हो, वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जहाँ आपके पास एक ओपन है कि आप जिसकी मर्ज़ी इज़्ज़त उछालें, जिसके मर्ज़ी ऊपर कीचड़ उछालें, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मैं इस कहूँगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये आप लोगों के हकूक़ मजरू कर रहे हैं। जी, मैं बच्ची का बहुत खूबसूरत सवाल है, बड़ी खुशी हुई, ये सवाल होना चाहिए था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जान है जमहूरियत की। आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने के लिए बोलने की, लिखने की आज़ादी होनी चाहिए, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन हमेशा जैसा कि एहसान साहब कह रहे हैं कि आज़ादी हमेशा ज़िम्मेदारियों से इबारत होती है। जहाँ मेरी आज़ादी का वो मुकद्दम है, वहाँ दूसरे की ऑनर भी मुकद्दम है। वो भी मैं आपको गाली देना शुरू कर दूं, मैं आप पे झूठे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दूं, तो ये आज़ादी नहीं है। ये दूसरे के हकूक़ पामाल करना है, उस पे बेजा इल्ज़ामात लगाना है, उसकी डिफेम करना है। इसके लिए मुल्की कवानीन मौजूद हैं, डेफेमेशन लॉज हैं, लाइबल लॉज हैं, और हमारे यहाँ तो लॉज ही लॉज हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, और फिर इतने कि ज़्यादा हमारा गला घूंटा हुआ प्रेस का इन लॉज ने। लेकिन सारा मामला फिर आता है कि जाएं कोर्ट्स में, जाएं, कोर्ट्स को चाहिए कि फ़ैसले करें, और वो तमाम जो भी अखबारात और चैनल यक तरफ़ा इल्ज़ामात लगाते हैं, बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगाते हैं, उनको बंद करना चाहिए, उन पर पाबंदियाँ होनी चाहिए। लेकिन इजहार राय की आज़ादी का थोड़ा सा तज़किरा एक आध मिनट में मैं ये करना चाहूँ कि हमें यूँ लग रहा है कि शायद आज ये हो रहा है। इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है, पाकिस्तान बनने से अब तक हर दौर में ये होता आया है। और हाँ, एक क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि उन्होंने शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि उन्होंने मीडिया को टारगेट किया हो। और हमने वो दौर भी देखा, जब मैं जंग में था लाहौर में, तो नवाज शरीफ साहब का दौर था, तो जंग एक सफ़े का रह गया था। उस पे हम जंग में थे तो एक सफ़े का रह गया था, और बहुत बुरी तरह कुचला था। सैफुर रहमान उसके एहतसाब ब्यूरो के सरबराह थे, और उन्होंने हमारा जो जहाँ से पेपर लेते थे वो गोदाम भी सील कर दिए थे। तो मुख्तलिफ़ अदवार में बहुत कुछ होता रहा। लेकिन अभी ताज़ा रिसेंटली जो बच्चे बहुत सारे होते हैं, यूथ आज की जो है वो एक ख़ास नज़रिया ज़्यादा रखती है, तो उनके लिए ये बताना ज़रूरी है कि इससे जो पिछला दौर ख़त्म हुआ है PTI का, उसमें हमारा चैनल 4 दफ़ा बंद हुआ है। बहुत ही मोतदिल मिजाज एक लीडर थे, कमरुज़्ज़मान कायरा, उनकी चलती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा दी थी। मौलाना फजलुर रहमान पे पाबंदी लगा दी थी कि इनकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मरियम नवाज़ की शक्ल नहीं नज़र आनी चाहिए चैनल पे। ऐसी ऐसी पाबंदियाँ थी कि बंदा हैरान रह जाता है। नवाज शरीफ की स्पीच नहीं आनी चाहिए।
आज मुलज़म तो इमरान खान भी है, क्या ये मुतालबा होना चाहिए कि उनकी शक्ल ना आए, उनकी स्पीच ना आए? तो मैं कहता हूँ कि ये हमें आलाकार नहीं बनना चाहिए उन क़ुव्वतों का जो इन कवानीन की आड़ में जमहूरी आज़ादियाँ, लिखने बोलने की आज़ादियाँ छीनते हैं। इन आज़ादियों के हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए। ना पहले ये ठीक था इजहार राय की आज़ादी को दबाना, ना अब ठीक है। जहाँ भी इसके ख़िलाफ़ जब भी इस पे कदगनें लगती हैं तो कोई अच्छा नहीं होता। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो लोग आला-ए-कार बन जाते हैं सियासी जमातों के, फिर वो उस कैटेगरी से निकल आए, फिर जर्नलिस्ट ना कहलवाएं। बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनकी आप आवाज़ समझ रहे हैं कि बंद की जा रही है, मैं समझता हूँ दे आर नॉट जर्नलिस्ट, वो सियासी कारकुन हैं। अवाम को इश्ताल दिलाएंगे, लड़ाएंगे, मरने मारने पे उकसाएंगे, तो यकीनी तौर पर फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काम शुरू करने में वो है। वालेकुम सलाम जी, मैं खालिद फ़ारूकी बात कर रहा हूँ। तो राना एहसान साहब से है मेरा क्वेश्चन। राना साहब, मैं आपके वालिद मोहतरम साहब को भी बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, तो मुतअद्दिद बार MPA और MNA भी फैसलाबाद से रहे। ये एक तालीमी इदारा है, बड़ा बेहतर होता, बड़ा अच्छा होता कि यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर साहब को किसी को बुलाया जाता, लेकिन आप आ गए हैं, मोस्ट वेलकम। तो इकोनॉमी पे भी लगते हाथ बात हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हमारा एक स्टूडेंट जब पाकिस्तान से UK में चला जाता है, अमेरिका में चला जाता है, कनाडा में चला जाता है, तो वो एक स्टूडेंट नहीं गया, वो अपने साथ 40-50 कम से कम 40-50 लाख रुपया लेके भी चला गया। मोर देन 75 ईयर्स हो गए, आज तक हम कोई एक ऐसी वर्ल्ड स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी नहीं बना सके कि जो हमारे स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए जा रहा है, कैम्ब्रिज में जा रहा है, या साउथ अफ्रीका जा रहा है, इवन साउथ अफ्रीका में भी हमारा स्टूडेंट जा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे एजुकेशन हासिल करें। हमारे पास एक बहुत बड़ा जो है ना, ये अफ़गानिस्तान वस्त एशियाई रियासतों का गैप मौजूद है। ये सारे लोग पाकिस्तान में अगर मजहबी तालीम के लिए आ सकते हैं, तो ये लोग पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्यों नहीं आ सकते? ये लोग पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन के लिए क्यों नहीं आ सकते? ये पाकिस्तान में इकोनॉमी की एजुकेशन के लिए क्यों नहीं आ सके? क्या आज तक 75 ईयर्स में हमने कोई ऐसा स्टेप लिया कि हम एजुकेशन को एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन अपने लिए बना लें जिससे पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा मिले? क्वेश्चन आ गया, मैं डॉक्टर साहब आंसर एक चीज़ ऐड कर दूं बस। मैं एक अपना एक्सपीरियंस है, बरतानिया में मौजूद थे, तो एक यूनिवर्सिटी है बरतानिया के, बहुत बड़ा नाम, जिनका अब कैंपस दिल्ली के अंदर मौजूद है। उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में, ये सब दोस्तों के लिए जितने बैठे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने कहा हमने लाहौर में एक कैंपस खोलना है। तो उन्होंने कहा फिर कैंपस खोलना है तो पहले गुजरात खोलो। तो उन्होंने कहा यार हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी लेके आ रहे हैं कि आप ये काम छोड़ दें, ये इलाकों की सियासत नहीं होती। अब मैं सिर्फ मेंटल लेवल बताता हूँ, जब आलमी दुनिया हमारी तरफ रुख करती है तो फिर माजरत ख्वाह हैं कि हम जो रवैये उनके आगे इख्तियार करते हैं वो शर्मिंदा होकर वापस चल जाते हैं। और आज वो भारत के अंदर दिल्ली में सबसे कामयाब इस वक्त दरसगाह है। डॉक्टर साहब, मुझे ये सवाल चूँकि राना साहब से तो वही जवाब देंगे, एक जुमला मेरे जहन में है, वो प्लीज़ ज़रूर। हमारे यहाँ दो तरह के लोग बाहर जाते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाते होंगे। मेरा अपना जो असेसमेंट है, मैक्सिमम लोग रोज़गार के लिए जाते हैं। देखिए, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा डेटा बता दूं। हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 55 लाख लोगों से हर साल बढ़ती है। जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं सालाना, वो 6 से 8-9 लाख के दरमियान जाते हैं। ये मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम फिगर बता रहा हूँ। कोरोना के अंदर ये बंदे मेरे ख्याल से 3-4 लाख पे आ गए थे। मैक्सिमम 8-9 लाख लोग अखराज करते हैं पाकिस्तान से बाहर। वो उसमें ज़्यादातर लोग रोज़गार के लिए जाते हैं, जिस तरह डोगर साहब ने कहा। तो हमारे पास फिर भी पीछे 45 लाख जो है वो बच्चा बच जाता है। तो ये वजह क्या है? देखें, बहुत अगर इसका स्टडी हो चुका है हमारे, तो इन्होंने जिस तरह फरमाया वो सही डेटा था कि तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख बच्चा तो एजुकेटेड ही नहीं है। आपका ये जो 10वीं से नीचे भी नहीं जा वो पास करता। तो इसका मतलब है हमारे तो प्राइमरी सेक्टर में भी, एजुकेशन में भी गैप है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं हुकूमत के पास कि वो उतने ज़्यादा जो हैं और स्कूल बनाए, सरकारी स्कूल बनाए, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह हायर एजुकेशन में भी गैप है।
ये गैप हुकूमत कभी भी, ये हुकूमत 100% नहीं फिल कर सकती किसी भी मुल्क में, ये प्राइवेट सेक्टर को आना होगा, प्राइवेट सेक्टर को अपनी यूनिवर्सिटीज़, अब हम प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकते, वो एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन उसकी वजह इंटॉलरेंस भी है इस मुल्क में। एक यानी कि हम तो आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, तो हम चाइनीज़ या अमेरिकन या यूरोपियंस को कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो ये एक सवाल, एक लंबा है इसका, अगर सवाल आया तो मैं जवाब दूंगा। लेकिन स्पेसिफिकली जो बच्चे बाहर बैरून मुल्क ऑक्सफोर्ड और यहाँ जाते हैं, उनकी तादाद शायद चंद हज़ारों में भी ना हो, यानी कि 2-3 हज़ार 4 हज़ार बच्चा वो जाता है, जबकि स्टूडेंट आपका जो सालाना ग्रेजुएट करता है वो आपको जो एजुकेशनिस्ट हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। मेरे ख्याल से वो 10-12 लाख के दरमियान रेंज शायद करता है। यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है 19 लाख स्टूडेंट है जो सालाना ग्रेजुएट करता है। तो अगर उसमें से चंद हज़ार 3-4 हज़ार बाहर चले जाते हैं तो वो इतना बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन गैप है। हमें और प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमें हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो फिर एक लंबा सब्जेक्ट है। तो ये मेरा मुख्तसर जवाब। यूसुफ भाई, क्योंकि मैं कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया, मैं मोहतरमा और यूसुफ भाई की तरफ चलूँगा, आप हमें क्वेश्चन कर लें, आपने नाम बता देना। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं ये डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करूँगा कि आपने बताया कि मैक्सिमम बंदे रोज़गार के लिए जा रहे हैं, वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी वजह से वो बाहर जा रहे हैं। उनके बच्चे हमसे ज़्यादा जा रहे हैं, वैसे जो हालत है, चाइना के हमसे ज़्यादा स्टूडेंट्स बाहर हैं। हमारे पास डुअल नेशनल का एक सबसे बड़ा चाइना ने एक तवील अरसे तक, आपको पता है, 1 चाइल्ड पॉलिसी रखी, चाइना और भारत में डुअल नेशनल, और आज वो इस काबिल हो गया इकोनॉमी को मजबूत करने के बाद कि 2 बच्चों की उन्होंने इजाज़त दे दी। तो हम यूके रख सकते हैं, चाइना में एक तवील अरसा सिंगल चाइल्ड पॉलिसी रही। अब आके जब इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली वो इकोनॉमी उनकी मजबूत हो गई है, तो अब उन्होंने 2 बच्चों की इजाज़त दी है। तो हमारे यहाँ तो 10-10 बच्चे रहे हैं, 15-15, 12-12 बच्चे, 8-8, तो आबादी रकबे के हिसाब से भी हम बहुत छोटा मुल्क हैं, तो इतनी आबादी समो ही नहीं सकते इन हदूद में। तो इसलिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत कम बात होती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आप ये सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान को जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है, तो जब तक ये इस पे काबू नहीं पाया जाएगा, जितने मर्जी आप सहूलतें दे लें, आसानियाँ पैदा कर लें, वो अगले चंद सालों में ख़त्म हो जाएंगी। फिर पॉपुलेशन कंट्रोल, ये बड़ा एक, मैं एक क्वेश्चन ले लें क्योंकि ये भी रेलेवेंट है, ये भी रेलेवेंट है, रेलेवेंट क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने ये सवाल करना था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही है, इसका वजह क्या है और हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इकॉनमी गिर रही है, उसकी वजह क्या है? पॉपुलेशन के हिसाब से 55 लाख का आपको अंदाज़ा है कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है। जो ये स्कैंडिनेवियन ममालिक हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, ये 100 200 साल पुराने मुल्क हैं, इनकी आबादी 55, 60, 70 लाख है। हम हर साल एक मुल्क की आबादी पैदा कर देते हैं बग़ैर सोचे समझे कि इसके वसाइल भी हैं हमारे पास, हम इनको एजुकेट कर सकते हैं, बच्चों को हेल्थ दे सकते हैं, नहीं दे सकते, कोई भी नहीं। तो हम एक हारती हुई जंग लड़ रहे हैं, कोई भी हुकूमत आए। 55 लाख की आबादी को आपके ये वसाइल पूरे करना मेरे नज़दीक नामुमकिन है। और ये भी एक मईशत की, गिरती हुई मईशत की वजह है कि आपकी जो फोर्स है वो इतनी, उसकी हेल्थ नहीं अच्छी, स्टंटेड बच्चे हैं, एजुकेशन के इशूज़। लेकिन हम एहसान भाई माजिक साहब इसके ऊपर हैं, जितने बच्चे होंगे रिस्क उतना बढ़ जाएगा अल्लाह की तरफ से। ये हमारा यकीन है। मैं मोहतरमा, मैं एजुकेशन पे ले लें, आखिर पे आपसे वाइंड अप करवाता हूँ यूसुफ भाई। बहुत शुक्रिया। अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही थी, तो मैं तो एक अच्छे शहरी की तरह अपनी बारी का इंतज़ार करता रहा, जो कि प्रॉपर टाइम नहीं मिला। देखिए यहाँ तो एक चीज़ मैं इसमें इम्पैक्ट करता हूँ कि एजुकेशन के अंदर एजुकेशन सबसे कम क्वेश्चन हो रहे हैं एक क्वेश्चन के। अच्छा जी, उसमें 2-3 चीज़ें मैं शेयर करूँगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर बात करें, हमारी एक स्टूडेंट ने सवाल किया, तो स्टूडेंट का एक बेटा नुक्ता नज़र ये होता है कि आप हमेशा अपने राइट्स पे बहुत अच्छी बात कर लेते हैं, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ उन पे कभी बात नहीं करते। हाँ, अगर आप उन पे भी बात करें तो ज़रूर सुनी जाएगी। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपने हकूक़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किए बैठे होते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों पे उतना फोकस नहीं किए बैठे। मैं भी इसमें शामिल हूँ। एक तो ये, दूसरी बात, बाहर जो बच्चे जाकर पढ़ रहे हैं और ज़रूर जाएं, ये बुरी बात नहीं है। जब मुसलमानों का अरूज था तो तमाम मुस्लिम ममालिक में बच्चे पढ़ने आया करते थे। तो अगर बाहर पढ़ने आप जा रहे हैं तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है, जब आपने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की, आपने वहाँ कुछ काम भी किया, तो वापस आके अपने मुल्क में कुछ सर्व भी कर लें। तो ये भी एक बड़ा अहम काम है। उसके बाद अगली बात करते हैं, हमारे पास ज़्यादातर जो बच्चे बैठे हैं ये यूनिवर्सिटी लेवल के हैं। पाकिस्तान में हर साल 19 लाख बच्चा है जी जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में आता है एडमिशन लेने के लिए।
और अपने 4 साल डिग्री प्रोग्राम मुकम्मल करता है, और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में टोटल सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो को 220 हैं। यानी कि आप, मुझे याद नहीं पड़ता कि सरकारी सतह पर बाकायदा एक बड़ी बैनुल-अक़वामी सतह की यूनिवर्सिटी लास्ट टाइम कब बनी। फैसलाबाद में ज़रई यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी है। जीसी यूनिवर्सिटी को चार्टर मिला को 20 साल पहले, वेल एंड गुड, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इसमें आगे आया। एक बात बस और बिलाल साहब मुकम्मल करूँगा अपनी बात। प्राइवेट सेक्टर आगे आया, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सरकारी सतह पे भी एजुकेशन में। अभी बात हो रही थी यूनियंस की, यूनियंस भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर हम देखें तो आज के जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी लीडर्स हैं, ये किसी ना किसी ज़माने में उन स्टूडेंट यूनियन लीडर्स उस यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, वो लीडरशिप बनाती। आप तुर्की के सदर को देख लें, आप अमेरिका के सदर को देख लें, वो अपने दौर में स्टूडेंट लीडर रहे हुए हैं। ये बुरी बात नहीं है। हाँ, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इन लीडर्स को गलत इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो प्राइवेट सेक्टर में इन यूनियंस को नाम दिया जाता है मुख्तलिफ क्लब्स का, सोसाइटीज़ का, ये उसी का एक हिस्सा है। तो आप बिल्कुल इसमें आइए। और जनाब मैं ये कहूँगा कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी इस कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। तो हमारे नौजवानों में तो बहुत टैलेंट है, इनकी बहुत सारी बातें सही हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते अपनी तवानाइयों को निखारने के लिए, तो वो मिलने चाहिए। हमने इसलिए आज मौका ये तलाश किया और प्लेटफॉर्म है। आपने इस गनीमत जाना हमें इस मौके को फराहम किया कि हम बच्चों की और ख़ासतौर तलबा और तालिबात की गुफ्तगू उन स्टेक होल्डर्स से करवाएं जो इस मुल्क को चला भी रहे हैं, इस मुल्क की सोच को पुख्ता करते हैं। और ख़वातीन की जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे मसाइल हैं। कभी वुमेन मार्च होता है तो कभी बहुत कुछ होता है, तो वहाँ बहुत सारे सवालात हमारी बहनों बेटियों के आते रहते हैं। तो हमने कहा हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत भी हों जो उसका जवाब दें। मोहतरमा सबसे आखिर पे आपके पास। जी, मैं सबसे पहले तो जो डिस्कशन ऑलरेडी चल रही थी मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि किसी स्कॉलर ने कहा था कि वो मुल्क कभी भी तरक्की से नहीं रुक सकता जिसके नौजवान ज़िम्मेदार और पढ़े लिखे हों। मगर बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान की इस टाइम 65% के करीब आबादी जो है वो नौजवानों पे है, और जो उसमें से भी मेजॉरिटी जो है वो जॉबलेस हैं। और आइंदा चंद सालों में ये जो जॉबलेस स्टूडेंट्स की तादाद या बच्चों की तादाद है ये डबल होने के करीब है। तो ऐसे हालात में जब हमारा मुल्क ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी का शिकार है, यहाँ पे भूख, बेरोज़गारी और गुर्बत का राज है, ऐसे हालात में अगर हम ये कहें कि हमारे स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में बाहर जाते रहे हैं तो ये मेरा ख्याल है हमें इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और रिसेंटली हुकूमत ने भी यही इकदाम किए हैं कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ, जिसमें यूके है और दूसरे ममालिक हैं, उनके साथ ऐसे एग्रीमेंट किए हैं कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाएं और हमारी मैन पावर भी, जिसमें आपने देखा पीछे 300 के करीब हमारी जो यंग लेडीज़ थी उनको UAE में भेजा गया ताकि हमारी जो यूथ है उनको रोज़गार भी मिले, उनको अच्छे मौका भी मिले, और ताकि नए जो बच्चे हैं उनको भी जॉब्स मिले और उनका बोझ भी कम हो। तो ये पॉजिटिवली अभी चूँकि हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ हालात ऐसे क्रिएट कर दिए जाते हैं कि अगर हुकूमत कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव लेने की कोशिश करती है तो वो वक्ती तौर पे फिर स्टक हो जाते हैं। तो इस टाइम ज़रूरत ये है कि हमें हुकूमत के साथ पॉजिटिव उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उन पे अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको पॉलिटिक्स करनी चाहिए। क्योंकि मैं नहीं ये समझती कि जब तक यंग जनरेशन हमारी पॉलिटिक्स में नहीं आएगी कोई बेहतरी आ सकती है, मगर इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप सोचे समझे बगैर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का आला कार बन जाए जो आपको तशद्दुद अमेज़ रवैयों पर उकसाती है, जो आपको मुल्क की अमलाक तबाह करने पे उकसाती है, और जो आपको अपने ही लोगों को तबाह करने पे उकसाती है। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही आखिर पे प्रोग्राम, मेरे पास वक्त कम है, तमाम स्टूडेंट्स का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और टीचर्स हमारे साथ जो मौजूद हैं और जो गेस्ट मौजूद हैं सबका शुक्रिया। और बहुत ही आखिर में प्रोग्राम के कि ये सिलसिला हम शुरू किया है, इसको लेकर ज़रा आगे भी चलेंगे और मज़ीद गेस्ट तलाश करेंगे जो तलबा और तालिबात ख़ास तौर पर फैसलाबाद की आवाम के सवालों को जवाब दे सकें। मकसद फिर से ये है, और एक मैसेज हैंड पे ना सिर्फ ये जो मेरे पास मौजूद तलबा और तालिबात हैं बल्कि देखने वाली तमाम ऑडियंस के लिए, अगर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक लफ्ज़ है
इसको जाके कहीं भी सर्च आउट कर लें तो इसका मकसद है उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचना जो हमारा हक है। तो हमारा हक जो है हमें दीन ने बताया है वो ये है कि सच्ची बात की खोज निकालना। ये नहीं है कि एक को सुने और सुन के हम उस चैनल के ऊपर महदूद रह जाएं जो कि आज जो आजकल हो रहा है, और हम एक सोच डेवलप कर लेते हैं। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है जब किसी यूथ से आप बात करते हैं तो इनको ये तक मालूम नहीं होता कि हमारे मेंबरान असम्बली करते क्या हैं या ये बैठते कहाँ हैं MP हैं। मैंने एक दोस्त से पूछा तो उन्होंने कहा MP सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। तो अगर ये हमारी अप्रोच होगी, मैं सिर्फ एक मिसाल दी, ये अगर हमारी अप्रोच होगी तो डेफिनेटली फिर इन सियासतदानों से ज़्यादा हम यूथ का कसूर है। इसके आखिर में मैं बहुत इजाज़त चाहूँगा और दोबारा से एक नए प्रोग्राम से मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।